जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको सरकारी नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ आर्मी की तैयारी भी करा रहे हैं। जो भी छात्र आर्मी की तैयारी करना चाहता है वह सनराइज करियर एकेडमी में जरूर संपर्क करें, जहां पर कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह संविधान को लेकर है। ठीक है, आज हम 30 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके संविधान में आते हैं उसको कवर करेंगे और देखेंगे कि हमारे संवैधानिक तरीके से हमारे एग्जाम में जो संविधान के प्रश्न आते हैं कैसे कैसे हमारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ये एक मॉक टेस्ट भी आप मान सकते हैं और सभी छात्र पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और जितने भी क्वेश्चन हैं अपने उत्तर लगाइए, लास्ट में बताइए कि आपके कितने उत्तर सही हुए। ठीक है, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा जीके जीएस भी बताएंगे, उसको भी नोट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन मेरा सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को जरूर शेयर करें, एक बार आप चैनल को जरूर शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? संविधान की सीरीज है, ध्यान दीजिएगा, संविधान की सीरीज है। आपके किसी भी एग्जाम में ये बड़ा अच्छे तरीके से आ सकता है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, यूपी SSC का एग्जाम दो, पुलिस का एग्जाम दो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है भाई हमारा? सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है जरा देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हमारी संविधान सभा बनी तो उस समय संविधान को बनाने के लिए कई सारी समितियां भी बनी थी और हर समिति के अलग अलग अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा, हर समिति के अलग अलग अध्यक्ष थे। तो ये पूछ रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष नहीं था? ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जनरली आपके एग्जाम में आ जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को आपको बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए फटाक से आंसर लगाइए। उत्तर क्या है? बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, राजेंद्र प्रसाद या गोपालाचारी अयंगर। ठीक है, तो जरा बताइए आपका उत्तर इसमें से क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपको मिलेंगे, बस आपको सटीक से पढ़ना है और जो भी जीके जीएस हम बता रहे हैं उसको करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, राजेंद्र प्रसाद या गोपालाचारी अयंगर। ठीक है, तो जो भी छात्र इसका सी लगा रहा है बिल्कुल सही है, जो भी छात्र इसका सी लगा रहा है बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद हमारी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, और जब भी हम ध्यान दीजिएगा, जब भी हम प्रारूप समिति की बात करेंगे, तो ध्यान देना, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? बी आर अम्बेडकर। क्या थे भाई? बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना, मसौदा समिति। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ये आप कह सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें जो हमारा संविधान बना है ना, एग्जाम में पूछ लेता है कि संविधान किसके माध्यम से बना है, संविधान किसके माध्यम से बना है? तो संविधान बना है भैया, क्या संविधान बना है हमारा? संविधान सभा के माध्यम से। ठीक है, ध्यान देना, जो हमारा संविधान बना है वह किसके माध्यम से बना है? संविधान सभा के माध्यम से बना है। और आपको बता दें ये जो संविधान सभा है, हमारे भारत की संविधान सभा, शुरुआत में इसमें 389 सदस्य रखे गए थे। कितने भैया? 389 सदस्य। हमारी संविधान सभा का काम क्या था? दो काम थे, एक तो देश को चलाना और दूसरा देश के लिए कानून निर्माण करना, यानी संविधान को बनाना। ठीक है, शुरुआत में इसमें 389 सदस्य हुए और ये जो संविधान सभा है ना, संविधान सभा किसने बनवाया? तो कैबिनेट मिशन ने बनाया। क्या भैया? कैबिनेट मिशन। हमारा संविधान किसने बनाया भाई? संविधान सभा। हमारी संविधान सभा को किसने बनाया? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव ने बनाया। और यहां पर जो राजेंद्र प्रसाद का नाम आ रहा है ना, तो संविधान सभा के, ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे भैया? स्थायी अध्यक्ष थे।
ठीक है। राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और यही व्यक्ति आगे चल के हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने और यही व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, हमारे ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को बड़े सीरियस तरीके से उत्तर दे रहे होंगे और कोई चीटिंग नहीं चल रही होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत का संविधान का वर्णन, ठीक है, इस प्रकार करता है। ठीक है, भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके शुरुआती दौर में, शुरुआती संविधान में सब कुछ बताया हुआ है कि हमारा जो संविधान है वो क्या है। भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? ठीक है, भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? एक महासंघ या अर्धसंघीय या एकात्मक या राज्यों का संघ। ठीक है, तो चलिए अपना उत्तर लगाइए फटाक से और बताइए कि इसमें से क्या है हमारा उत्तर। ठीक है, तो आपको बता दें जो भारत का संविधान है ना, भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? एक महासंघ या अर्धसंघीय या एकात्मक या राज्यों का संघ। तो आपको बता दें छात्रों, याद रखिएगा, हमारा संविधान भारत को कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो भारत है हमारा प्यारा देश है, तो ये भारत क्या है भैया? ये भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अब राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको मिलाकर एक भारत का निर्माण होता है, उनको मिलाकर एक भारत का निर्माण होता है। तो आपको बता दें वर्तमान में 28 राज्य और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आए समझ में। और एक चीज आपको बता दें इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये भी एग्जाम में काफी बार जो है पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी याद रखिए। जब राज्यों के संघ की बात आएगी ना, तो हमारे भारत को एक चीज और बोला जाता है, और वो क्या बोला जाता है भैया? विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ, का अविभाजी संघ। ठीक है, यहां पर भारत के लिए, भारत के संविधान में एक शब्द का प्रयोग और होता है, विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ। विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ, इसका मतलब क्या है कि हमारे जितने भी राज्य हैं 28 राज्य, 28 राज्यों को तोड़ा जा सकता है, 28 राज्य विभाजित हो सकते हैं, लेकिन किसी भी राज्य को भारत से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। यानी कल को कोई भी राज्य भारत से अलग होके एक अलग देश नहीं बना सकता। जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश कल को कह दे कि भैया हमको बाहर निकलना है भारत से और खुद का अपना एक नया देश बनाना है, तो ऐसी किसी भी राज्य को कोई अनुमति नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अपना प्रश्न देख लेते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, तो भैया भारत का संविधान कब लागू हुआ? जरा देखिए, 1951 में, 1956 में, 1950 में या 1949 में। ठीक है, ध्यान देना, यहां पे पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। इसमें कहीं भी ये नहीं बोल रहा कि भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। सिर्फ एक सिंपल सी बात पूछी है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो जो भी छात्र इसको उत्तर लगा रहे हैं 1950 बिल्कुल सही है, जो भी छात्र इसको 1950 लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। अब कैसे ही देखिए, हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान अगर पूछ ले कि जो हमारा संविधान है बनकर तैयार हुआ, ठीक है, बनकर तैयार हुआ, संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर, ठीक है, ध्यान देना, 26 नवंबर 1949 में संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में। और इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से, इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से पारित कर दिया। ठीक है, आंशिक रूप से क्या कर दिया भैया? पारित कर दिया, आंशिक रूप से। अब ध्यान देना, आंशिक रूप से का मतलब होता है कि आधे कुछ प्रावधान लागू कर दिए। लेकिन आपको बता दें एक विशेष डेट का इंतजार किया गया, और वो डेट थी क्या? 26 जनवरी। ध्यान देना, 26 जनवरी और 1950। क्यों 26 जनवरी 1950 ही क्यों हमने डिसाइड किया? इसलिए क्योंकि भैया 26 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाया गया था। तो इसी
इसी डेट को सम्मान देते हुए, इसी डेट को रखते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से पारित हुआ। पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या हो गया भैया, पारित हुआ। ठीक है, किस डेट में, 1950। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1950। अब क्योंकि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, तो हमारे संविधान को इस डेट जो 26 नवंबर है, इस दिन मनाया जाता है क्या भैया, संविधान दिवस। ठीक है, इस दिन मनाया जाता है क्या भैया, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि हमारा किस प्रकार का प्रश्न है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सभापति। ठीक है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सभापति। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कल को अगर संविधान में, ध्यान दीजिएगा, कल को अगर संविधान में कोई छेड़खानी हुई तो उसका संरक्षक कौन है। ठीक है, कौन है संरक्षक, तो जो भी छात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश लगा रहे हैं, उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए वास्तविक पावर तो संसद के पास है, सत्ताधारी दल के पास, वास्तविक पावर सत्ताधारी दल के पास है। और मान लीजिए कि कल को संविधान में कुछ छेड़खानी की जाए या संविधान के कुछ प्रावधानों को हटाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट समझता है कि इनको नहीं हटाना चाहिए, ठीक है, तो वहां पर हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं। ठीक है, यानी संविधान का जो ढांचा है उसको बिगड़ने नहीं देंगे। इस प्रकार से भारत के मुख्य न्यायाधीश संविधान का क्या माना जाता है, संरक्षक। ठीक है, ध्यान देना, संविधान का क्या माना जाता है, संरक्षक। ठीक है, तो जिन छात्रों ने बी लगाया है बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है। अगला जरा प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। हमारे भारतीय संविधान की इनमें से कौन सी व्यवस्था नहीं है या विशेषता नहीं है। सरकार का संसदीय स्वरूप, बिल्कुल ये तो है व्यवस्था। चलिए ठीक है, आप देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप या संघीय सरकार। ठीक है, तो चलिए जरा बताइए, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान का इनमें से कौन सा ढांचा नहीं है, यानी हमारे संविधान में इनमें से किसकी बात नहीं कही गई है, किसकी बात नहीं कही गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप और संघीय सरकार। ठीक है, तो चलिए बताइए। देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो लाइन टू लाइन पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दिक्कत दे देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्या सरकार का संसदीय स्वरूप है। जी बिल्कुल, हमारे भारतीय सरकार का संसदीय स्वरूप है और ये हमने लिया है कहां से, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, कहां लिया है, ब्रिटेन संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारी न्यायपालिका अपने डिसीजन लेने में बिल्कुल स्वतंत्र है, यह प्रावधान लिया है हमने कहां से, अमेरिका से। और सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, यह बिल्कुल गलत है, हमारे सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रपति की सरकार नहीं चलती है या राष्ट्रपति के नेतृत्व में सरकार नहीं चलती है, जबकि क्या है, पीएम के नेतृत्व में यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ठीक है, मंत्री परिषद वाली सरकार चलती है। क्या भैया, मंत्रिमंडल बोल सकते हो आप, मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चलती है और संसदीय रूप है। और वास्तविक पावर किनके पास होती है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के पास। ठीक है, जबकि जो हमारे देश का राष्ट्रपति है, जो हमारे देश का राष्ट्रपति जो भी बनता है वो नाम मात्र का शासक होता है। क्या भैया, नाम मात्र का शासक। ठीक है, नाम मात्र का शासक होता है। कौन भैया, नाम मात्र का शासक होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी। और संघीय सरकार बिल्कुल है, हमारे देश में संघीय सरकार चलती है, पूरे भारत को एक जगह से कंट्रोल किया जाता है। और क्षेत्रीय सरकार भी है, या आप बोल सकते हो राज्य की सरकार भी है, दोहरी सरकार हमारे हमारे भारत में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान का जनक, संविधान का पिता भी कहा जाता है, तो इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। समानता का अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, संवैधानिक उपचार का अधिकार को या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए लगाइए प्रश्न और आपके क्या व्यूज हैं, क्या आपका मानना है संविधान को लेकर। ये देखिए, संविधान की जितनी भी सीरीज आएगी, ये ध्यान
दीजिएगा, संविधान में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। यदि आप मेरे से यानी सिद्धांत सर से पढ़ेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ध्यान दीजिएगा, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा हृदय और आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम में। संविधान के उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही कहा गया है हृदय और आत्मा, किसकी? भारत के संविधान की। अब यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो यह आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 में उल्लिखित है। और आपको बता दें, संविधान का, हमारे संविधान का जो भाग 4 है, और भाग 4 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ध्यान देना, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है। और इसी में आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, इनकी गारंटी दी गई है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका कोई मौलिक अधिकार हनन हो जाता है, आपका मौलिक अधिकार अगर हनन हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? कौन आपको न्याय दिलाएगा? तो देखिए, आर्टिकल 32 के तहत जिसका मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, यानी आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर आप जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट। और इसी में आता है अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, इसी में आता है अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते हैं सीधे हाई कोर्ट। अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधे जा सकते हैं कहां पर? हाई कोर्ट, ठीक है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। तो जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की, ध्यान देना, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है कहां से? हमारे भारत में, संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया है? किसके संविधान से लिया है? इंग्लैंड के, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से, ठीक है। तो चलिए फटाक से आंसर लगाइए और बताइए कि हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इस लाइन से तो आपको यह समझ में आ गया कि हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन यह एकल नागरिकता हमने लिया कहां से है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप संपूर्ण भारत में कहीं भी चले जाइए, आपको भारतीय बोला जाएगा, आप इंडियन कहलाएंगे। यानी पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहीं भी चले जाइए आपकी एक ही नागरिकता रहेगी। तो यह प्रावधान हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से, ठीक है। यह प्रावधान हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से। और ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड से हमने अपना संसदीय प्रारूप भी लिया है, ठीक है। संसदीय रूप या प्रारूप, यानी हमारी जो संसद है वो हमने उसका प्रारूप, उसका जो ढांचा है, हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया। इंग्लैंड से ही हमने क्या लिया है भैया? एकल नागरिकता, यानी पूरे भारत में हमारी एक ही नागरिकता रहेगी। वहीं हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में जो है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, एक तो पूरे अमेरिका देश की, और एक तो जिस राज्य में वो रहता है, अमेरिका के जिस राज्य में वो रहता है उसकी नागरिकता, ठीक है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि एक तो पूरे देश की नागरिकता और जिस राज्य में वो रहता है उसकी नागरिकता, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इंग्लैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, जरा देख लीजिए। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्य, ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? भावनाएं जो अंदर से आती हैं, देश के प्रति अच्छे विचार जो मन से आते हैं, भावनाएं, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं क्या? मौलिक कर्तव्य। तो बोल रहे हैं कि मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 1975, 1976, 1977 या 1979, ठीक है। 1975, 1976 या 1979 या 1977, ठीक है। तो आपको बता दें, ठीक है, ध्यान देना, आपको बता दें, मौलिक कर्तव्य, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, अगर पूछ ले कहां से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं रूस से।
कहां से लिए गए भैया? रूस से। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे और पूछ रहे कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। और इनको ध्यान देना 42वां संविधान संशोधन, ध्यान देना 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। हमारे देश में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए भाई? रूस से लिए गए हैं। और एक चीज आपको बता दें, जब 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। क्या भैया? उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। और अभी वर्तमान की बात करें तो अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना, ये 86वां, ध्यान देना, 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब भैया? 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, कब जोड़ा गया? सन 2002 में जोड़ा गया। कब? सन 2002 में। तो वर्तमान में देखिए, प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। वर्तमान में 11 है और मूल रूप से पूछ रहे, मूल शब्द लग गया ना, तो मतलब पिछला, यानी जब संविधान में जोड़ा गया था तब कितने थे? तब 10 थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो आपको बता दें, क्या यूएसए है अमेरिका, क्या यूके है यूनाइटेड किंगडम, क्या यूएसएसआर यानी रूस, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए जब तक आप आंसर लगाते हैं मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको बताता हूं। हमारे भारतीय संविधान में ये जो मौलिक अधिकार है ना, तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है भाग किसमें है? 3 में है। और 12 से कहां तक है भाई? 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक हमारे भारत में, हमारे संविधान के भाग 3 में कहां से कहां तक है भाई? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और एक चीज आपको बता दें, मूल रूप से ठीक है, इसमें भी मूल रूप शब्द जुड़ेगा। मूल रूप से मौलिक अधिकार कितने थे पहले? मूल रूप से मौलिक अधिकार थे, ध्यान देना, मौलिक अधिकार थे कितने भैया? 7। लेकिन अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। यानी एक मौलिक अधिकार की हमारी कटौती हुई है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमने लिया है कहां से? अमेरिका से। मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमने कहां से लिया है भाई? अमेरिका से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये याद रखना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? ठीक है, हमारे संविधान द्वारा उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार, या वोट देने का अधिकार, ठीक है। तो चलिए ये बताइए कि हमारे संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, इनमें से ऑप्शन में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? ठीक है, तो चलिए जो भी छात्र उत्तर लगा रहा है, वोट देने का अधिकार, ध्यान देना, वोट देने का अधिकार हमारा क्या है? एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। और आपको बता दें, हमारे भारत में जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है, वो क्या कहलाएगा? वो भैया वयस्क कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वयस्क कहलाएगा। और वह अपने डिसीजन लेने के लिए, अपनी सरकार चुनने के लिए और अपने मत देने के लिए सक्षम है। तो हमारे भारत में वोट देने की जो उम्र है वो क्या है? 18 है, ठीक है। 18 को क्या माना जाएगा? वयस्क माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो यह प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? क्या यह मौलिक अधिकार है? क्या यह प्राकृतिक अधिकार है? क्या यह कानूनी अधिकार है या नैतिक अधिकार है? ठीक है, इस प्रश्न को नोट करिएगा। ये एग्जाम में आपको बता दें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हर एग्जाम में, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार, तो आपको बता दें संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार क्या है भैया? एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। क्या है भैया? एक कानूनी अधिकार, यानी एक लीगल राइट है। लेकिन यही कानूनी अधिकार ये पहले, ठीक है, ध्यान देना, पहले क्या था भैया? पहले ये मौलिक अधिकार था। पहले क्या था भैया? मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। लेकिन ये मौलिक अधिकार कब तक था? ये मौलिक अधिकार था, आपको बता दें, 1977 तक, ठीक है, 1978 तक यह मौलिक अधिकार था, 1978 तक। क्योंकि 1978 में ध्यान दीजिएगा, 1978
1978 में 44वां संविधान संशोधन, कौन सा 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ और मोरारजी सरकार ने इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको बना दिया गया का कानूनी अधिकार और इसको जोड़ा गया अनुच्छेद 300 का के खंड में। ठीक है, इसको कहां जोड़ा गया, इस कानूनी अधिकार को कहां जोड़ा गया, अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले हमारे कौन से प्रश्न हैं। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या कहता है भाई, जरा देखिए। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करें छात्रों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यह याद रखना कि संविधान के भाग 4 से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें भाग 4 को तो पूरा रट लीजिए, बहुत आता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, क्या ब्रिटेन के, क्या आयरलैंड के, क्या यूएसए से, क्या कनाडा से। तो जो भी छात्र इसका आयरलैंड लगा रहा है, जो भी छात्र इसका आयरलैंड लगा रहा है बिल्कुल सही है, जो भी छात्र इसका आयरलैंड लगा रहा है बिल्कुल सही है। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। ठीक है, तो ध्यान देना संविधान का जो भाग 4 है ना, ठीक है, संविधान का जो भाग 4 है अनुच्छेद कहां से लेके 36 से लेके कहां तक 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत है, इनको कहा गया है क्या, कल्याणकारी नीतियां। इनको क्या कहा गया है, कल्याणकारी नीतियां। इनको कहा गया है कल्याणकारी नीतियां। और इनको लागू कौन करेगा, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये कल्याणकारी स्कीम होती है और इनको लागू करने वाले होते हैं कौन भैया, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। ध्यान दीजिएगा, संविधान का भाग 4 और 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि कल्याणकारी नीति भी बोलते हैं, इनको लागू करते हैं क्या, राज्य सरकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो जरा बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जरा ध्यान से लगाइएगा, बड़ा सटीक क्वेश्चन होता है ये। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो आपको बता दें 1922 के समय में भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, यानी अगर संविधान बने तो संविधान भारत के लोगों के इच्छा के अनुसार बनना चाहिए। ये अपना मत प्रकट किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अपना मत प्रकट किया था महात्मा गांधी ने। और इन्हीं के नीचे आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू ने अस्थायी संविधान बनाया था। क्या भैया, अस्थायी संविधान बनाया था। ठीक है, तो इनके बारे में ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये काफी बार एग्जाम में आता है कि किसने अस्थायी संविधान बनाया था, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए आगे बता देते हैं प्रश्न क्या है, जरा देखिए। आगे जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, 63 और क्या 65। ठीक है, तो जो भी छात्र 65 लगा रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी छात्र 65 लगा रहा है बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। डोगरी भाषा, राजस्थानी भाषा, सिंधी भाषा या मणिपुरी भाषा। ठीक है, तो आपको बता दूं ठीक है, 8वीं अनुसूची में ध्यान देना, 8वीं अनुसूची, ये जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषा का उल्लेख है। भारत की 22 भाषा का उल्लेख है। ठीक है, अब 22 भाषा का उल्लेख का मतलब ये है कि हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। ठीक है, संवैधानिक मान्यता दी है। ठीक है, तो आपको बता दें डोगरी भाषा है, इसमें सिंधी भाषा है, मणिपुरी है, लेकिन राजस्थानी भाषा नहीं है।
ठीक है। राजस्थानी बोली होती है, राजस्थानी क्या भैया, बोली होती है, और राजस्थानी भाषा नहीं है। राजस्थान के लोग स्वतः क्या बोलते हैं भैया, हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा का उल्लेख हमारी 8वीं अनुसूची के 22 भाषा में नहीं है। और जब भी बात भाषा की आती है, जब भी बात भाषा की आती है, तो अनुच्छेद 343 याद रखना, अनुच्छेद 343 भाषा को उल्लेखित करता है, और अनुच्छेद 343 ये भी कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी है, भारत की राजभाषा हिंदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जरा देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस पंचवर्ष में शुरू की गई। भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। तो आपको बता दें, पंचायती राज जो प्रणाली है पहली बार, ठीक है, ये पहली पंचवर्षीय में किया गया था। पहली पंचवर्षीय में किसके द्वारा, जवाहरलाल, ध्यान देना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ये पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली लागू की गई थी। सन पूछ ले तो 1956, और स्थान पूछ ले तो राजस्थान, और अगर जिला पूछ ले तो राजस्थान के कौन सा जिला, नागौर जिला, ठीक है, राजस्थान के कौन सा जिला, नागौर जिला, क्लियर है। और ध्यान देना, गांधी जी ने कहा था कि गांव हमारे उत्तर प्रदेश में, सॉरी वो हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था होने चाहिए, ठीक है। गांधी जी ने कहा था कि अगर विकास करना है तो गांव से करिए, और गांव के लिए पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 40 बहुत पूछता है, अनुच्छेद 40 का मतलब क्या होता है, पंचायती राज का गठन, पंचायती राज का गठन कौन करेगी भाई, पंचायत का गठन कौन करेगी, राज्य सरकार। कौन करेगी भाई, राज्य सरकार करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है। यानी अगर आपने कोई अपराध किया है और आपने अपनी याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजा है कि भैया मुझे माफ कर दीजिए और हमसे गलती हो गई, अगली बार हम ऐसी कोई घटना नहीं करेंगे, तो राष्ट्रपति आपको समाधान कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 73, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति आपको समाधान कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक अनुच्छेद बहुत पूछता है, अनुच्छेद 143, संविधान का अनुच्छेद 143। तो संविधान का अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि संविधान अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति है, ध्यान देना, जो राष्ट्रपति है एससी का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से क्या भैया, सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न देखते हैं कि 18वां प्रश्न भाई हमारा क्या है। 18वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के, देखिए राज्य की बात कर रहे हैं ना, यहीं से पकड़ो, ठीक है, राज्य से पकड़ो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। तो आपको बता दें, ये जो महाअधिवक्ता होता है ना, महाअधिवक्ता ये राज्य सरकार का वकील होता है, ठीक है। ये क्या होता है भैया, राज्य सरकार का वकील होता है, राज्य सरकार का वकील, ठीक है। अगर यहीं पर आ जाए महान्यायवादी तो वह केंद्र सरकार का वकील होता है, और महाअधिवक्ता यह राज्य सरकार का वकील होता है। अब क्योंकि राज्य की बात है तो ध्यान देना, राज्य के जितने बड़े अधिकारी होंगे, राज्य लेवल के जितने बड़े अधिकारी होंगे सबकी नियुक्ति करेगा क्या, राज्य का राज्यपाल, ठीक है। राज्य लेवल के जितने बड़े अधिकारी होंगे सबका नियुक्ति कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की, किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न देखते हैं कि 19वां प्रश्न क्या है भाई। 19वां प्रश्न देख लेते हैं, संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए किसकी पूर्व सिफारिश आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यक है। संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए किसकी पूर्व सिफारिश आवश्यकता है, क्या मंत्रिपरिषद, क्या प्रधानमंत्री, क्या अध्यक्ष या राष्ट्रपति, ठीक है। तो जो भी छात्र यहां पे राष्ट्रपति लगा रहा है बिल्कुल सही है, जो भी छात्र यहां पे राष्ट्रपति लगा रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो भी छात्र यहां पे राष्ट्रपति लगा रहा है बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए। और ध्यान, यह कौन तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह कौन तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है, लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान देना, लोकसभा अध्यक्ष। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये तय करते हैं कि कौन सा विधेयक
धन विधेयक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 20 देखिए और सटीक से इसका उत्तर लगाइए। जरा देखिए क्या बोल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब भी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जब हटाया जाता है तो कैसे हटाया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, इसमें से ध्यान देना। इसमें न्यायाधीश की बात की गई है, मुख्य न्यायाधीश की नहीं। इसमें न्यायाधीश यानी जज की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की गई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जरा देखिए क्या है। उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, या उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, या तीसरा उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, या चौथा क्या है, उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान देना, उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। यहां पे उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। किसको, जज की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो रही है भैया। चलिए आर्टिकल अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 20। अवशिष्ट शक्तियां संविधान की संघ, राज्य और समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है, किसमें निहित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अवशिष्ट शक्तियां आई हैं, लेकिन अवशिष्ट शक्तियों को जरा ऑप्शन भी पढ़िए कि संविधान की संघ, राज्य या समवर्ती सूची में जो उल्लेखित नहीं है, तो वो शक्तियां किसके पास निहित हैं। तो क्या भारत का राष्ट्रपति है, संसद है, राज्य विधानमंडल है और लोकसभा है। यहां पे देखना, इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, जानबूझ के गलत करेंगे, क्योंकि उन्होंने अवशिष्ट शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति बस यही पढ़ा है। ठीक है, अब जरा देखिए, इसमें बोला गया अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, कौन सी, संविधान के संघ, राज्य या समवर्ती सूची में जो उल्लेखित नहीं है। तो आपको बता दें, जो छात्र इसका संसद लगा रहा है बिल्कुल सही है भाई, जो छात्र इसका संसद लगा रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर जो राष्ट्रपति लगा रहा है वो गलत है भाई, राष्ट्रपति जो लगा रहा है वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति जब लगाना है ना तो प्रश्न में आएगा कि संसद की या भारत की कार्यपालिका शक्ति, भारत की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, भारत की कार्यपालिका शक्ति भैया राष्ट्रपति में निहित होती है, तब आप लगाएंगे राष्ट्रपति, इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, और मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने भी गलत किया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला जो प्रश्न क्या है भैया, 22वां प्रश्न। तो 22वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। क्या अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 61। ठीक है, तो आपको बता दें, जो भी छात्र अनुच्छेद 61 लगा रहा है बिल्कुल सही है। और जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो उनको ध्यान देना, जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो उनको 14 दिन पूर्व उनको सूचना दी जाएगी। ठीक है, और उनके कार्यकाल के दौरान जब वो अपने पद पे हैं, कार्यकाल पे, उन पे कोई केस नहीं हो सकता और ना वो जेल जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले जो प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में किससे संबंधित है। कानून के समक्ष समता, समानता या अस्पष्टता उन्मूलन, या उपाधियों का अंत, या शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ध्यान देना, अनुच्छेद 21 एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और अनुच्छेद 21 ये तो खंड ए है, अनुच्छेद 21 को बोला जाता है जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार, या फिर आप इसको बोल सकते हो जीने का अधिकार। ठीक है, तो जरा बताइए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है वह किससे संबंधित है। तो जो छात्र शिक्षा का अधिकार लगा रहा है बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे भारत में जो भी बच्चा 6 से 14 वर्ष के बीच में, हमारे भारत में जो भी 6 से 14 वर्ष के बीच में जो बच्चा है उसको निःशुल्क, ध्यान देना क्या भैया, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। कैसी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है आर्टिकल 21A के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 24वां प्रश्न जरा देख लीजिए क्या है।
विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ये घिसा पीटा क्वेश्चन है। तो विश्व का, मैं इसका उत्तर चल बता दें जल्दी से, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है भाई? भारत का है। किसका है? भारत का है। और सबसे कठोर किसका है? अमेरिका का है। सबसे कठोर किसका है? अमेरिका का। और सबसे लचीला किसका है? ध्यान देना, सबसे लचीला किसका है भाई? ब्रिटेन का। ठीक है, तो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किसका है भाई? भारत का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 41वें, 42वें, 43वें या 44वें? ठीक है, तो चलिए जल्दी से आंसर लगाइए और बताइए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो जो छात्र इसमें 42वां संविधान संशोधन लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। तो आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा भाई? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और संविधान में इसमें इतने ज्यादा बदलाव किए गए थे कि यह अपने आप में एक छोटा संविधान बन गया था। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या भैया? लघु संविधान। इसको क्या बोला जाता है? लघु संविधान, और या फिर इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, आगे देखिए, भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, या कठोर और लचीला दोनों? ठीक है, तो ध्यान देना, भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। भारत के संविधान में दोनों गुण पाए जाते हैं। भारत का संविधान कठोर भी है और भारत का संविधान लचीला भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जरा अपना प्रश्न देख लीजिए। आगे क्या है? भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ठीक है, फिर से घिसा पीटा क्वेश्चन और बार बार आता है। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई है? जापान, ब्रिटेन या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? आज हमारे देश में जो हमारी संसद चल रही है, जिस प्रकार संसद का लोकसभा है, राज्यसभा है और वहां पे स्पीकर होता है, सत्ताधारी दल बैठता है, तो ये प्रावधान हमने कहां से लिया भैया? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन की जैसी संसद प्रणाली थी, ज्यों कहते हो हमने अपने भारत में उसको रख लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 28वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 28वां प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है क्या, 14 है क्या, 10 है या क्या 9 है? ठीक है, तो जो भी छात्र 12 लगा रहा है बिल्कुल सही है। अभी वर्तमान में, ध्यान देना, अभी वर्तमान में भारत में कितनी अनुसूचियां हैं भाई? 12। और अगर पूछ रहे कि मूल रूप से कितनी अनुसूची थी, तो आप बताएंगे 8। मूल रूप से 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, चलिए अगला लगाते हैं क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अमेरिका संविधान में मूलतः 7 अनुच्छेद है। वेस्टमिंस्टर वॉशिंगटन में एक स्थान है जहां अमेरिका की संसद है। मूलतः भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है और संविधान के भाग 9 के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो आपको बता दें, जो भी छात्र इसका बी आंसर लगा रहा है बिल्कुल सही, बी क्वेश्चन गलत है। वेस्टमिंस्टर वॉशिंगटन में एक स्थान, ये क्वेश्चन गलत है, बाकी 3 आपके पूरे सही है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया गया? हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया गया? तो फिर से घिसा पीटा क्वेश्चन, जर्मनी, आयरलैंड, रूस या कनाडा? तो चलिए बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहां से लिया गया है? तो जो भी छात्र इसका रूस लगा रहा है बिल्कुल सही है, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है। और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के 4 काम है, हमारे संविधान के 4 काम है। और अनुच्छेद की बात करें तो 51 काम है, 51 काम है। कितने मौलिक कर्तव्य? 11। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। और मूल रूप से कितने थे? 10। ठीक है, चलिए यहां पर आपका संविधान के 30 क्वेश्चन मॉक टेस्ट सफल हुआ और इसके बाद फिर हम कल कोई ना कोई मॉक टेस्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए लगे रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।